आज हम हमारा बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 41 करेंगे और ये वाला जो सम्स है ना, ये कैश फ्लो का विदाउट एडजस्टमेंट वाला है। हमारे एग्जाम में विद एडजस्टमेंट वाला आता है, पर हम पहले विदाउट वाला से स्टार्ट करेंगे। और हमने अभी तक ऑपरेटिंग बनाना सीखा था, आज हम पूरा कैश फ्लो कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो उससे पहले जो मैंने आपको इसका पहला वीडियो था, जो इसका पार्ट 1 था, इसका जितना भी फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया था, आपको वो पूरा लर्न करना पड़ेगा। अगर आप वो लर्न नहीं करोगे ना, तो आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो उसको लर्न करने का तरीका ये, आप उसका पूरा फॉर्मेट को जो जो मैंने आपको बताया था वो सब आप 3-4 बार लिखो। तो आप 3-4 बार लिखोगे ना, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो हमें ना इस तरह का दे देगा और बोलेगा, इस तरह का बैलेंस शीट दे देगा और बोलेगा कि कैश फ्लो बनाओ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें इसमें वर्किंग नोट 1 बनाना होता है, जो कि होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसका कैलकुलेशन सबसे पहले हमें करना होता है, तो हम 2 पेज छोड़ के हम उसका निकालेंगे। तो कैसे आएगा, हमारा वर्किंग नोट 1 है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 9000। अब ये कैसे आया, तो मैं आपको बताऊं। यहाँ पे ना हमारा दिया प्रॉफिट एंड लॉस, तो अब इसमें तो 2 दिया है, तो कुछ लोग करते हैं ये वाला है 2019 का है, तो हम लोग ये ले लेते हैं, 27,000 ले लेते हैं। लेकिन नहीं, जब भी ऐसा 2 दिया होगा ना, आपको दिस माइनस दिस करना है। ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। तो 27,000 माइनस 18,000 आया 9,000, तो 9,000 यहाँ आ गया। फिर इसमें ऐड करते ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखिए इसमें जनरल रिजर्व है क्या, तो हाँ, तो इसमें दिया है, यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे 20 है, तो वही सेम करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 30,000 माइनस 20,000 10,000, 10,000 यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर आता है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है। कुछ लोग बोलेंगे इसमें भी यही होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स कभी भी माइनस नहीं होगा। ये 32,000 है ना, ये वाला जो क्लोजिंग है उसका बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे 32,000। ठीक है, इसको माइनस मत कर देना या फिर ओपनिंग का मत लिख देना, हमेशा क्लोजिंग का ही लिखना अमाउंट। ठीक है, और फिर प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रपोज डिविडेंड है तो इसमें ये वाला लेंगे कि ये वाला, तो हम लोग ये वाला लेंगे क्योंकि ये पिछले साल का है। ठीक है, तो 39,000 है, तो हम यहाँ 39,000 लेंगे। फिर इतना ही आता है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन सबको ऐड करके ये आ जाएगा हमारा 90,000। अब हम हमारे सम्स में चलते हैं। इसका पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैसे बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने आपको बता रखा है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट 1 ये लिखना ज़रूरी है, जो 90,000 आया वो। फिर इसमें ऐड एमोटाइज गुडविल। अब इसमें क्या क्या ऐड लेस होता है उसको मैंने आपको जैसे बताया, फॉर्मेट का जो मैंने लिखा था वो आपको पूरा याद करना पड़ेगा। तो गुडविल पहले कितना था 50,000 का, अब कितना हो गया 40,000, मतलब कम हो गया है। ये बात याद रखना, जब एसेट्स कम होता है ना, फिक्स्ड एसेट्स कम होता है, तो उसको डेप्रिसिएशन के नाम से बोलते हैं। पर यहाँ पे गुडविल लिखा हुआ है, तो फिर जब गुडविल और या फिर इनटैंजिबल एसेट्स कम होता है ना, तो उसको एमोटाइज्ड करके करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो एमोटाइज गुडविल कितना से 10,000 से, इसको बाहर लिख देंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 लाख आ जाएगा, जो कि आ जाएगा ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल। वीसी मत लिखना, वर्किंग कैपिटल लिखना। फिर इसमें ऐड और लेस होता है इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स यहाँ है और करंट लाइबिलिटी यहाँ है। तो सबसे पहले ट्रेड पेबल देखते हैं। ट्रेड पेबल पहले था 35,000 का, अब हो गया 53 का, यानी इंक्रीज़ हुआ है। तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी होता है आपका ऐड। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 18,000, वो आप यहाँ पे ऐड करके लिख दोगे 18,000। ठीक है, फिर यहाँ पर अदर करंट लाइबिलिटीज़ में दिया है, पहले 8,000 का था, अब 6,000 का हुआ, यानी 2,000 से डिक्रीज़ हो गया। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे लेस में डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। CL मत लिखना, पूरा नाम लिखना और माइनस करके ऐसे दिखाना ब्रैकेट में। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, इसमें तो ये आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इसका तो कुछ होगा नहीं। फिर आया करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री भी डिक्रीज़ हुआ है। तो जब इन्वेंट्री डिक्रीज़ होता है यानी करंट एसेट्स डिक्रीज़ होता है, तो वो ऐड में जाता है। इन दोनों का डिफरेंस 18,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज़ होता है तो वो लेस होता है, तो यहाँ पे लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों से माइनस करके पूरा बाहर लिखना है। ये बाहर मत लिख देना, इसका अंदर ही करके जो आएगा टोटल नेगेटिव में या पॉजिटिव में, उसको बाहर ऐसे लिखोगे। फिर इसको और इसको प्लस करके जो आएगा उसका नाम दोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर उससे माइनस करोगे टैक्स पेड। अब ये टैक्स पेड कहाँ से आएगा, तो हमेशा याद रखना, ये वाला तो हमने हमारे वर्किंग नोट में दिखा दिया, बचा ये। तो ये जो 28,000 है, ये हमेशा यहाँ पे आएगा टैक्स पेड करके। हमेशा ये वाला आपके वर्किंग नोट में जाएगा और ये वाला आपका टैक्स पेड में आएगा। तो 18,000 आप इसको लेस करोगे तो आएगा 73,000, या और आप इसको नाम दोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आते हैं हमारे दूसरे पार्ट में, जो कि है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसमें सबसे पहले आता है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये बात
अब इसमें हमेशा टेंजिबल वाला कुछ परचेस करते हैं, कुछ सेल करते हैं, वो आता है जो कि मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ सबसे पहले हम इंटेंजिबल एसेट्स में देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग जो है, जो पहले इतना का था अब इतना का हो गया, यानी 1,10,000 का था अब 57,000 हो गया। जब टेंजिबल एसेट जब कम होता है ना, तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते, उसको दिखाते हैं कि वो कम हो गया है। कैश फ्लो में जब भी टेंजिबल एसेट्स कम हुआ इसमें दिखाते हैं कि उसको बेच दिया गया है। तो ये कितना से बेच दिया गया है? 53,000 से। ठीक है, फिर है प्लांट एंड मशीनरी। पहले तो 90,000 का था, अब 1,91,000 का हो गया। इसका मतलब हमने कुछ और प्लांट एंड मशीनरी को परचेस किया है। तो जब भी परचेस करेंगे, कितना से परचेस किया है, इन दोनों का डिफरेंस, और जो भी परचेज होगा उसको नेगेटिव में दिखाएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। पहले 10,000 का था, 35,000 का हो गया है। तो यानी परचेज किया है, बढ़ गया है, तो कितना से बढ़ गया है? 25,000 से। इसको इन दोनों से माइनस कर देंगे, तो जो आएगा, जैसे यहाँ ये नेगेटिव में आया, इसको इन दोनों से माइनस करेंगे तो 73,000 नेगेटिव में आएगा। तो हम इसको नेगेटिव में ही शो करेंगे और लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसका थर्ड और आखिरी पार्ट जो कि है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसमें इशू ऑफ शेयर। अब आप देखो, ये इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 3 लाख का था, 3,50,000 हो गया, यानी 50,000 से बढ़ गया है। तो इक्विटी शेयर जब भी बढ़ेगा तो उसका नाम देंगे इशू ऑफ शेयर, यानी इशू कर दिया गया। तो इशू ऑफ शेयर करके 50,000। ठीक है, अब ये जो प्रपोज डिविडेंड है ना, ये वाला तो हमारा वर्किंग नोट में आ गया, पर इसका दो जगह ट्रीटमेंट होता है। इसको आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी वर्किंग नोट 1 की कैलकुलेशन में भी यूज़ करोगे, और ये 39,000 आप इसमें भी ऐड करोगे। ठीक है, पर उसमें आपने प्लस किया था, इसमें आप माइनस करोगे। ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं, तो इसका टोटल करके नीचे। अब ये बात, हाँ, इसको बगल में नहीं लिख देना, इसको एक कॉलम छोड़ के नीचे लिखना, इसको भी एक कॉलम छोड़ के नीचे लिखना, और इसका नाम लिखना नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये नेगेटिव में, तो ये माइनस होगा। ये और ये माइनस करोगे तो कट जाएगा, बचेगा खाली 11,000। तो आप यहाँ लिख दो 11,000, विच इज़ नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये लिखना ज़रूरी है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। माइनस भी आता तो भी आप यही लिखते। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस में आता तो आप इसको ब्रैकेट में दिखा देते। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे, ऐड आप करोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मैं बता रही हूँ, इसमें आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 17,000। अब बोलेंगे 17,000 कहाँ से आया? तो याद रखना, कैश एंड कैश बैलेंस में जो 17,000 क्लोज ओपनिंग है ना, ये वाला 17,000 आप यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, और फिर अब मैंने आपको एक बात बताया था कि आप इसमें पता कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत, आपने कैश फ्लो बनाया है वो सही है या गलत बनाया। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसको और इसको जब प्लस करोगे तो आपका क्लोजिंग का ये अमाउंट आना चाहिए। अगर ये आ जाता है सेम तो आपका आंसर सही है, अगर ये ही आंसर नहीं आता है तो आपका गलत है। आप 11,000 प्लस 17,000 को प्लस करोगे तो 28,000 आएगा। ये देखो, फिर इसको नाम दोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसका मतलब ये आपका सही बना है।